मित्रों, जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने पश्चिम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय, यानी सतत विकास की बजाय एक समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा। हमने जीवन के एक पक्ष को लेकर के काम नहीं किया। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर के होता है और उस समग्रता का दर्शन आज यहां पर विश्वविद्यालय के अंदर नवनिर्माण के कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के माध्यम से, विश्वविद्यालय के लिए नव चयनित फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से और अपनी अपनी विषय को लेकर के विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग प्रदान करने वाले उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के, यह समग्र दृष्टि नहीं तो क्या है? अगर हमारा पक्ष सतत का होता, सस्टेनेबल होता, तो हम किसी एक पक्ष को लेकर के काम करते, उसी पर फोकस करते। लेकिन नहीं, यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज उसका दर्शन इस विश्वविद्यालय के अवसर पर हो रहा है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को, जिन्हें अभी यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने हैं। इनकी एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उनका विश्वविद्यालय की सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें विश्वविद्यालय के अनुकूल पाया। अब उनका दायित्व तो होना चाहिए, जिस के उनका चयन हुआ है, वे उस कार्य में अपने आप को उन्हें साबित करना होगा। अभी आपने प्रवेश लिया है, लेकिन आपको अब साबित करना होगा कि चयन बोर्ड के द्वारा आपको चयन प्रक्रिया के माध्यम से जो आज सिलेक्शन हुआ है, यह सिलेक्शन उत्कृष्टतम सिलेक्शन था। विश्वविद्यालय के विकास की समग्र विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के जब आप कार्य करेंगे और अपने आप को साबित करने का जो अवसर जो बार बार आपको प्राप्त होगा, तो वही आपके लिए एक अवसर भी होगा। विश्वविद्यालय प्रोग्रेस करेगा तो आप भी उसके साथ सम्मान के पात्र बनेंगे। विश्वविद्यालय पे अगर कहीं कोई डेंट आएगा तो याद रखना, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उससे बचा रह पाऊंगा। हर एक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ है उसकी प्रगति का हिस्सेदार भी है, और अगर उसकी प्रगति नहीं बल्कि उन्नति के बजाय वो अवनति की तरफ जा रहा है तो उस अवनति के लिए जिम्मेदार भी है। ये दोनों चीजें जीवन में समान रूप से चलती हैं। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है।
आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा, कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज देखते ही देखते भारत कहां है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की हर एक क्षेत्र में, आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। हो सकता है इससे पहले भी हो संभावना थी, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, नेतृत्व बदला और उस नेतृत्व ने अपने दूरदर्शिता के कारण आज भारत को दुनिया के सामने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जहां पर जाने के लिए पूरी दुनिया उतावली दिखती है। मित्रों, किसी व्यक्ति हो या देश, उसकी सबसे सही पहचान का समय होता है जब उसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है। दुनिया के सामने संकट आया था वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान। दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, पस्त हो गए कोरोना के सामने
उनकी हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए भी 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्टिंग की सुविधा प्रदान कर रहा था। उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा भी प्रदान कर रहा था। उनके लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी उनके साथ जोड़ रहा था। फ्री में वैक्सीन भी सभी लोगों को दे दिए और जरूरतमंदों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ प्रदान कर रहा था। दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं हो पा रहा था। कहीं वैक्सीन नहीं था, कहीं टेस्टिंग किट नहीं थी, कहीं पर राशन के लिए लोग परेशान थे, कहीं उपचार की व्यवस्था नहीं थी। और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भारत ने अपने आप को साबित किया। अवसर सबको मिलते हैं। याद रखना, जो कोरोना कालखंड में दुनिया के सामने अवसर थे, वे अवसर सबको मिलते हैं। बस जो धैर्य के साथ उन चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है, और जो उससे प्लान करता है वह बिखरता है। और यह व्यक्ति के जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी यही अक्सर सही बैठता है। हम इस विश्वविद्यालय के, आप इस विश्वविद्यालय के यहां पे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, यहां के छात्र छात्राएं भी हैं, शिक्षक हो या छात्र, सबकी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जवाबदेही है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कुछ नयापन करने की, लीक से हट करके कुछ नयापन करने की। और ये हर एक क्षेत्र में संभावनाएं हैं। अगर आपको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है तो आपके लिए वे अवसर मौजूद है। समाज की आज की आवश्यकता क्या? आज पूरी दुनिया, आप सामान्य जीवन में भी इस बात को अनुभव करते होंगे। हम इस मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बने हुए, ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्रोत से या फिर शासन के सहयोग से इसको संचालित कर रहा है। अगर यही निजी क्षेत्र में होता तो एक एक छात्र की फीस बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। सामान्य छात्र उसको वहन करने में असमर्थ होता, चुनौती होती उसके सामने। लेकिन शासन ने उसको एक व्यवस्था के साथ जोड़ा कि हर एक छात्र को अवसर मिल सके, वह आगे बढ़ सके। लेकिन क्या शासन में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री हो या विभाग हो या शासन का कोई विभाग हो, क्या वो अपने पास से पैसा देता है? समाज के कंट्रीब्यूशन से, समाज का टैक्स पेयर जब पैसा देता है, सरकार उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर विकास के लिए एक बजट तैयार करती है और फिर अलग अलग विभागों को पैसा उपलब्ध कराती है। उन विभागों के माध्यम से, उन मंत्रालयों के माध्यम से संबंधित विभाग को पैसा जाता है और फिर आपकी संस्था में भी पैसा जाता है। यानी अंततः समाज की स्थिति वही है जैसे इस जीवन चक्र का होता है। आप देखते होंगे कि बरसात होती है, पानी बरसता है और पानी नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है।
समुद्र से वाष्प बनकर के कब और फिर बादल बना है किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर आवश्यकता के अनुरूप समान रूप से सभी जगह बारिश करते हुए फिर उस चक्र को चलाता रहता है और उसी पर आधारित होती है शासन की व्यवस्था भी। टैक्सेशन सरकार का उसी पद्धति पर आधारित होता है, व्यक्ति से सीधे नहीं लिया जाता। कहीं जीएसटी के माध्यम से लेता है, कहीं पर वैट के माध्यम से सरकार लेती है, कहीं पर किसी अन्य उसके माध्यम से पैसा सरकार के पास जाता है। यानी अगर आप कहें तो इस पूरा जीवन चक्र एक दूसरे के साथ समन्वय और एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित होता है। तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। आप अपने आप को केवल एक कैंपस तक सीमित कैसे कर सकते हैं? आखिर उस समाज के प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपने देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नाते, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाते भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम सस्ती तकनीक कैसे उन लोगों तक पहुंचा सके। और ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है। आज की चुनौती क्या है? पर्यावरण की एक चुनौती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका आवास बने, लेकिन आवास टिकाऊ तो हो लेकिन सस्ता भी हो। विकास के लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कैसे हम तकनीक ऐसा पैदा करें कि हर एक व्यक्ति को समाज के अंदर होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी समयबद्ध तरीके से लेकिन सामान्य वे के साथ मिले, अतिरिक्त उसको ऊर्जा न लगानी पड़े, उसको वह उपलब्ध हो सके। ऐसा कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सरलतापूर्ण, सहजतापूर्ण तरीके से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? तकनीक इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। लेकिन तकनीक इतनी महंगी न हो कि वह एक सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर हो जाए। तकनीक से पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन दैनिक जीवन की स्थिति, दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब हर वर्ष हम लोग आवासीय व्यवस्था को के लिए, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास की योजना निकालते हैं। सरकार का शेयर उसमें होता है, सरकार उसको ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए देती है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। नगरीय में 2.5 लाख रुपए की एक राशि हम उस गरीब को उपलब्ध करवाते हैं। 1,20,000 या 1,30,000 रुपए में ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए में आवास बनाने के लिए क्या हम कोई ऐसी तकनीक अपने स्तर पर विकसित कर सकते हैं कि इस राशि के अंदर ही वह गरीब अपना मकान बना सके? क्या हम तकनीक को ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जो चुनौती हमारे सामने है, ईंट का इस्तेमाल हम करते हैं। ईंट जो सबसे उर्वरा भूमि होती है उसी से ईंट भी बनते हैं, उसी मिट्टी से ईंट बनते हैं। और ईंट के भट्टे जहां लगाए जाएंगे उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि काफी बड़ी भूमि, काफी बड़ी लैंड ऐसी होती है जो अनुपजाऊ सी हो जाती है। बहुत पहले से आप भी सुनते रहे होंगे, कहीं ईंट का भट्टा लगता है, उसके अगल बगल कोई बाग होगा, वो बाग खराब हो जाता है। अगर आप कभी सर्दियों में ईंट के भट्टे के आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत गर्म मिलेगा, बहुत गर्म मिलेगा।
सामान्यतः ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है? आप गर्मियों में आप उसको लीजिए, सुबह दोपहर शाम आपको ठंडा मिलेगा, लेकिन अगर आप सर्दियों में लेंगे तो वह हल्का गर्म मिलता है। लेकिन ईंट के भट्टे के आसपास कहीं भी आप उसको लेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, यानी वह कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को खराब कर रहा है। हमने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, जबकि आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं? ऐसा नहीं कि आप उस प्रक्रिया के साथ में जुड़े हुए हों। ये बनाया जा सकता है, सस्ते मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। हम किसी एक परिसर को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये तो हमारी पुरानी परंपरा पर, हमारी भारत के अंदर तो ये चीजें गांव-गांव में पहले होती थी। हर गांव में पहले क्या होता था, कुछ चीजों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा क्या बताता था? खाद का गड्ढा इस बात को बताता था कि गांव में सॉलिड वेस्ट को कहां इकट्ठा कर देना है। सॉलिड वेस्ट का वो स्थान हो जाता था और वह साल भर का सॉलिड वेस्ट एक जगह इकट्ठा होता था और फिर वही कंपोस्ट बनता था। लोग उसको अपने खेत में फिर लेके जाते थे, फिर अगले साल के लिए उसको तैयार कर देते थे। सॉलिड वेस्ट का एक माध्यम था। धीरे धीरे करके उस पर कब्जे होते गए। आज न शहर में डंपिंग ग्राउंड बन गए, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए।